अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम नाइन्थ क्लास की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की फेडरल बोर्ड की जो 2024 और 25 का न्यू सिलेबस आया है उसकी हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। और 1.3 एक्सरसाइज जो है वो एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर्स के बारे में है। तो एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर्स के बारे में जो एक्सरसाइज है वो हम करते हैं अभी। अच्छा, उससे पहले एक्सरसाइज पर जाने से पहले इसकी जो एग्जांपल है, एक एग्जांपल दी हुई एप्लीकेशन की, ये भी मैं आप लोगों को करवाना चाहती हूँ क्योंकि कभी कभी एग्जांपल भी पेपर में आ जाती है। इससे पहले की एक्सरसाइजेस की एग्जांपल जो है वो बहुत इजी थी, बहुत सिंपल थी। तो लेकिन ये एक्सरसाइज, इस एग्जाम्पल में चूंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है और स्टूडेंट्स को वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या कहते हैं एग्जाम्पल 14 में कि ये कहते हैं कुकिंग ऑयल कंपनी प्रोड्यूसेस 4 टाइप्स ऑफ कुकिंग ऑयल है, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ कुकिंग ऑयल है जो कि 1 लीटर, 5 लीटर और 10 लीटर में अवेलेबल है, जो कि यहाँ देखें टेबल में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर कहते हैं कि द इन्वेंट्री, ये नीचे इन्वेंट्री दी हुई है। इन्वेंट्री का मतलब ये है कि जो स्टॉक में उनके पास जितना भी जो इनकी प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं वो इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। जैसे कुकिंग ऑयल का नाम नहीं लिखा हुआ तो ऑयल नंबर 1, ऑयल नंबर 2, ऑयल नंबर 3 और ऑयल नंबर 4 का नाम इन्होंने दिया हुआ है। तो इस इन्वेंट्री का मतलब ये है कि 1 लीटर का जो है वो 5,000 5,000 5,000 5,000 पैकेट्स मौजूद हैं। इसी तरह से 5 लीटर्स वाले जो हैं वो ये पैकेट्स मौजूद हैं 2,500 2,500 हर एक का, ठीक है। और 10 लीटर्स वाले जो है वो 1,000 1,000 के पैकेट्स मौजूद हैं, ठीक है, चारों कुकिंग ऑयल्स के। इसके बाद क्या कहते हैं कि आफ्टर रिमूवल और ऑफ 40% ऑफ एन आइटम इट इज टू बी रिप्लेनिश्ड। रिप्लेनिश्ड का मतलब ये है कि आप रीस्टॉक करना पड़ता है। ये कहते हैं कि जितना ये स्टॉक रखा है इसमें से जब 40% रिमूव हो जाता है, कम हो जाता है, इसमें से निकाल दिया जाता है, ठीक है, तो फिर इस स्टॉक को रीस्टॉक करना पड़ता है, इसमें और इन्वेंट्री ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। तो द डेली रिमूवल ऑफ 1 लीटर कुकिंग ऑयल 2 जो है वो क्या है, पैकिंग इज 20% है, ठीक है। यानी कि कुकिंग ऑयल 2 जो है उसका जो 1 लीटर वाला पैकेट है वो 20% डेली रिमूव किया जाता है इसमें से। 10 लीटर वाला जो कुकिंग ऑयल 4 है, ठीक है, ये कुकिंग ऑयल 4 का जो 10 लीटर वाला पैकेट है ये कितना रिमूव किया जाता है, डेली रिमूवल इज 5% है। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड ए पार्ट में क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ डेली रिमूवल ऑफ 1 लीटर कुकिंग ऑयल टू पैकिंग, यानी कि कुकिंग ऑयल 2 जो है उसका डेली रिमूवल 1 लीटर वाला जो है वो डेली रिमूवल कितना है, ठीक है। तो अब यहाँ देखें एक्सरसाइज में हमें बताया हुआ है कि डेली रिमूवल जो है वो 1 लीटर का कितना है। यहाँ पर हमें बताया है कि डेली रिमूवल कुकिंग ऑयल 2 का जो है वो 1 डे का कुकिंग ऑयल 2 का डेली रिमूवल 20% है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्वेश्चन है। ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुकिंग ऑयल 2 का जो डेली रिमूवल है वो क्या है, ये कुकिंग ऑयल 2 का जो डेली रिमूवल है वो क्या है, 20% है, सही है। तो इसका मतलब ये है कि जो कुकिंग ऑयल 2 है वो टोटल पैकेट्स कितने 5,000 है, तो 20% ऑफ 5,000, ये देखें यहाँ पर आपने लिखना नंबर ऑफ डेली रिमूवल 1 लीटर कुकिंग ऑयल 2, ठीक है, पैकिंग। तो कितना है 20% ऑफ 500, 20% ऑफ है तो ऑफ जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, ठीक है। 20% ऑफ 5,000 है तो इसका मतलब ये हुआ कि 20/100, ये यहाँ पर सॉल्व भी हुआ है लेकिन मैं आप लोगों को सॉल्व करके इसलिए दिखा रही हूँ कि सॉल्व करने से आप लोगों को ज्यादा अच्छे समझ में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और इन्हें जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 1,000। इसका मतलब ये है कि 1,000 पैकेट्स जो है वो डेली रिमूव होते हैं। टोटल पैकेट 5,000 है लेकिन 1,000 पैकेट जो है वो डेली इसमें से रिमूव किए जाते हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट में कहते हैं कि आफ्टर हाउ मेनी डेज 1 लीटर कुकिंग ऑयल 2 आर टू बी रिप्लेनिश्ड, ठीक है। अब ये कहते हैं कि कितने दिन बाद कुकिंग ऑयल 2 को वापस रीस्टॉक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कंडीशन बताई है कि जब भी 40% रिमूव हो जाता है कोई भी आइटम तो उसको रीस्टॉक कर दिया जाता है, रिप्लेनिश कर दिया जाता है। पार्ट 2 में क्या कहते हैं कि आफ्टर 40% रिमूवल रिप्लेनिश टू बी, अब देखें एक दिन में जो है वो 1,000, एक दिन में 1,000 जो है वो रिमूव किए जा रहे हैं, सही है। एक दिन में 1,000 रिमूव किए जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास हम फाइंड करेंगे कि 40% कितना बनता है। टोटल हमारे पास पैकेट्स होते हैं 5,000 टोटल स्टॉक में होने चाहिए, तो 40% ऑफ 500 निकाला। 40% ऑफ 500 का मतलब ये है कि 40 मल्टीप्लाई बाय 5,000 है, 40% ऑफ 5,000 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 5
1000, ठीक है। तो इससे हमारे पास वैल्यू आती है 2000। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 2000 पैकेट रिमूव हो जाएंगे तो फिर उसको रीस्टॉक किया जाता है। लेकिन उन्होंने हमसे पैकेट्स का नहीं पूछा, इन्होंने हमसे डेज का पूछा है कि कितने दिन बाद, ठीक है। तो टोटल 2000 पैकेट जब रिमूव होते हैं तो हमारे पास एक दिन में 1000 पैकेट रिमूव हो रहे हैं, तो 2000 को 1000 पे आप डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है। तो आपने लिखना है कि आफ्टर 2 days द रिप्लेनिश्ड इज ड्यू, ठीक है, यानी कि दो दिन के बाद जो है वो रीस्टॉक करना पड़ेगा, सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं, सी पार्ट में, कि नंबर ऑफ डेली रिमूवल ऑफ 10 लीटर कुकिंग ऑयल 4 पैकिंग। अब कुकिंग ऑयल 4 के लिए इन्होंने बताया था हमें कि कुकिंग ऑयल 4 का 5% डेली रिमूव होता है, ऊपर क्वेश्चन में इन्होंने हमें बताया था, ठीक है। तो कुकिंग ऑयल 4 का 5% डेली रिमूव होता है, और कुकिंग ऑयल 4 का जो 10 लीटर वाला पैकेट है वो हम देख लेते हैं कि वो कितना रहता है, हमारे पास कितना होता है। तो वो हमारे पास आता है, ये देखें, ये 1000 के हैं सारे, 1000 का हर पैकेट है, ठीक है। तो कुकिंग ऑयल 4 का जो पैकेट है 10 लीटर वाला वो 1000 का है, और 5000 डेली इसमें से रिमूव किया जाता है, ये सही है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं इसको। अब यहाँ पे देखें, ये क्या कहते हैं कि कुकिंग ऑयल 2 का जो हमारे पास 4 का, सॉरी, जो डेली रिमूवल है वो 5% है, तो 5% ऑफ 1000 कर दिया। तो 5% ऑफ 1000, परसेंट को हटाकर 5/100 लिख दिया है, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो इससे हमारे पास आया 50, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा है कि डेली कितना रिमूव हो, मतलब कितने दिन बाद रिप्लेनिश करना है, डी पार्ट में उन्होंने कहा है, ठीक है। डी पार्ट में कहते हैं कि कितने दिन बाद इन्होंने रिप्लेनिश करना है। तो कितने दिन बाद रिप्लेनिश करना है, तो हमारे पास टोटल इन्होंने कहा है कि 40% जब रिमूव हो जाते हैं तब हम रिप्लेनिश करते हैं। तो 40% ऑफ क्या हम निकालेंगे, 1000, क्योंकि स्टॉक में 1000 पैकेट्स है ना। तो 1000 का 40% जब रिमूव हो जाएगा तो उतने उसके बाद रिप्लेनिश रीस्टॉक किया जाएगा। तो 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50, ठीक है। ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, सॉरी, हमारे पास आंसर आ जाएगा 400। ये हम यहाँ से हटाते हैं, 400 हमारे पास आंसर आ जाएगा, सही है। तो 400 जब हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसका मतलब है कि 400 पैकेट जब रिमूव हो जाएंगे तो फिर रीस्टॉक करना पड़ेगा। तो एक दिन में कितने पैकेट रिमूव किए जा रहे हैं, 50 पैकेट रिमूव किए जा रहे हैं। तो इसका हम डेज के, हाउ मेनी डेज के बाद रिप्लेनिश ड्यू हो जाएगी, रिप्लेनिश करना पड़ेगा, रीस्टॉक करना पड़ेगा। तो 400 को आप 50 पर डिवाइड करेंगे। तो जब 400 को आप 50 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8। तो इसका मतलब ये कि 8 डेज के बाद आपको जो है वो रीस्टॉक करना पड़ेगा, सही है। तो ये हमारे पास होगी इसकी एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है, एक्सरसाइज 1.3 है ये। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है, इसलिए मैंने अलग से इसकी कोई स्लाइड्स नहीं बनाई है, यहीं पर इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी के साथ। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये कहते हैं कि एक्सरसाइज 1.3 में कि ऑन हिज लास्ट अकाउंट बैंक स्टेटमेंट, ये हम क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। ये कहते हैं कि ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम had a balance of 175,000, ठीक है, in his checking account। टोटल बैलेंस उसके पास था इतना, सही है, लास्ट डेज में, लास्ट टाइम जब उसने चेक किया, उसने क्या किया कि he wrote one check of this amount and another check of this amount। ये दो अमाउंट के चेक उसने लिख दिए हैं, मतलब उसने अपने अकाउंट से डिपॉजिट करवा लिए हैं, विदड्रॉ करवा लिए हैं। तो अब ये अमाउंट उसने विदड्रॉ करवा लिया, तो कहते हैं कि व्हाट इज हिज करंट बैलेंस। तो क्या करेंगे आपके, ये दोनों चूंकि विदड्रॉ करवाए हैं तो हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि विद ड्रॉल अमाउंट जो है वो कितना है, वो टोटल 45,790, ठीक है, प्लस, और ये 1,12,921। तो इसे जब आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1,85,711, इतने रुपीज, ये रुपीज आपने साथ लिखना है, ठीक है। इतने रुपीज वो विदड्रॉ कर रहा है। तो इतने रुपीज जब उसने विदड्रॉ कर लिए, टोटल बैलेंस उसका इतना था, तो करंट बैलेंस क्या होगा, आपने लिखना है कि करंट बैलेंस इज इक्वल टू, क्या करेंगे, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, 175,000 माइनस 158 और 711, ये इसे जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा
16,289, यानी कि इतने रुपीज लिखना ना भूलें आप लोग, ठीक है। इतने रुपीज जो है वो उसके पास अब करंट बैलेंस में है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लास्ट वीक वाजिद ड्रॉव 283.4 किलोमीटर्स ऑन 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ठीक है। इतने किलोमीटर उसने ड्राइव किया और इतना लीटर पेट्रोल उसका खर्च हुआ, ठीक है। ही सेज दैट ही एवरेज्ड अबाउट 1.75 किलोमीटर पर लीटर। इन इज हिज आंसर रीजनेबल, एक्सप्लेन। अच्छा, अब हमने बताना है कि ये कहते हैं कि वाजिद का क्या कहना है कि उसने 1.7 फीट मतलब उसकी जो भी गाड़ी है उसकी 1.75 एवरेज उसने दी है, ठीक है। और क्या लिखा है, 1.7 किलोमीटर पर लीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास अमाउंट लिखा हुआ होता है, ये जो हमारे पास सॉरी यूनिट लिखे हुए होते हैं, इसी से आपको फॉर्मूले का पता चल जाता है। इसका मतलब ये कि एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा कि किलोमीटर वाली वैल्यू ऊपर रखनी है, लीटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में रखनी है, ये एवरेज का फॉर्मूला होगा, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा कि नंबर ऑफ किलोमीटर्स, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा कि नंबर ऑफ किलोमीटर्स ड्रॉप, ठीक है, जितना उसने ड्राइव किया है डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, नंबर ऑफ लीटर्स, जितने लीटर्स उसके खर्च हुए हैं, सही है। अब यहाँ पर अच्छा, लीटर्स की दो तरह की स्पेलिंग चलती है, RES भी होता है और ERS भी होता है, ठीक है। तो लेकिन बुक में चूंकि RES है, हम ये यूज करेंगे। अच्छा, लीटर्स ये आ गया। अब नंबर ऑफ किलोमीटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ किलोमीटर्स है 283.4, 283.4 डिवाइडेड बाय, ये देखो किलोमीटर्स है ये, डिवाइडेड बाय लीटर्स कितना है, 16.2 लीटर्स है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 75.49 आ रहा है, 75.49, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, राउंड ऑफ अगर हम इसे कर दें 17.5 के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पर आपने लिखना है किलोमीटर पर लीटर, इस तरह का से। तो आपने क्या लिखना है कि यस हिज आंसर इज रीजनेबल, तो 17.5 लीटर के हिज ही दैट ही सेज दैट ही एवरेज्ड अबाउट 1.75 किलोमीटर पर लीटर, सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं कि सलमा बॉट 3.5 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 139.2 रुपीज, ठीक है। इतना अमाउंट उसने खर्च किया, इतना यार्ड उसने फैब्रिक खरीदा। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड, ठीक है। देखो अब यहाँ से फॉर्मूला देखो, यहीं से पता चल रहा है, फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। इसका मतलब ये है कि अब आपने ये बताना है कि टोटल जो है वो कितना अमाउंट जो है वो एक यार्ड के लिए उसको लेना, मतलब एक यार्ड की क्या प्राइस है ये आपने बतानी है, 1 यार्ड की प्राइस बतानी है। तो देखिए फॉर्मूला यहाँ से पता चल रहा है, कॉस्ट पर यार्ड। तो कॉस्ट पर यार्ड का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट पर यार्ड इन्होंने लिखा है। तो देखिए यहीं से फॉर्मूला पता चल गया। इसका मतलब ये कि जो अमाउंट है वो आपने ऊपर लगाना है 139.2, ठीक है। अच्छा, आपने लिखना किस तरीके से है, ये वाली स्टेटमेंट तो आपने एज इट इज लिख देनी है, ठीक है, कि सलमा बॉट 3.2 यार्ड, ठीक है, फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ दिस, सही है। तो हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट, तो आपने लिखना है कॉस्ट ऑफ, आपने यहाँ लिखना है कॉस्ट ऑफ 1 लीटर 1 यार्ड इज इक्वल टू ऐसे। तो 139.2 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास क्या है, कॉस्ट है, और यार्ड कितने खरीदे उसने, 3.2 यार्ड्स खरीदे, ठीक है। तो अब आप इसे डिवाइड जब करेंगे तो आपके पास आता है 43.5। तो 43.5 रुपीज जो है वो उसको देने पड़ेंगे पर यार्ड के। तो पर यार्ड आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, PE पर और यार्ड, इस तरीके से जिस तरह से क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, अच्छा ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं कि मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर, शी टुक अ 12 आवर वॉक, हाउ फार डिड शी वॉक। अब ये देखें टोटल किलोमीटर उसने कितने कवर किया है, इतना उसने वॉक किया, 3.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में उसने 3.5 किलोमीटर जो है वो वॉक किए हैं, और उसने टोटल 12 आवर्स वॉक किए हैं। तो क्या फाइंड आउट करना है, हाउ फार डिड शी वॉक। यहीं से आपको पता चल रहा है कि क्या फॉर्मूला लगेगा, हाउ फार डिड शी, फॉर इसका मतलब है किलोमीटर फाइंड आउट करना है।
तो देखो किलोमीटर पर आर को जब आप आर से मल्टीप्लाई करेंगे, एच एच कैंसिल हो जाएगा, किलोमीटर रह जाएगा, तो किलोमीटर्स ही आपने फाइंड आउट करना। तो इसका मतलब ये कि आपने इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपने क्या लिखना है कि शी वॉक्ड, कितनी वॉक की उसने, 3.5 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 12 आवर्स। ये देखो एच एच कैंसिल हो जाएगा और किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। तो 3.5 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आता है 42 किलोमीटर्स, 42 किलोमीटर्स। तो इतना किलोमीटर जो है वो उसने जो है वो वॉक की है। सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि the hiking club went on a 7-day trip. Each day they hiked between 5.5 and 7.5 miles. ठीक है, मतलब डेली तकरीबन इतने माइल्स वो वॉक करते थे, मतलब हाइकिंग करते थे 5.5 माइल से लेकर 7.5 माइल तक, मतलब कभी इसके दरमियान में, कभी इससे कम, इससे ज्यादा, इस तरह से। ठीक है। It is reasonable to assume that clubbing the days the club hiked लेस देन 35 माइल्स, ये आपने सिर्फ लिख कर बताना है, इसमें कुछ सॉल्व करने का नहीं है। लेस देन 35 माइल्स, तो आपने इसको लिख कर दिखाना है। लेस देन 35 माइल्स का मतलब ये, अच्छा आपने क्या करना है, आपने कोई वैल्यू लेनी नहीं है कि दे हाइक्ड, लेट दे हाइक्ड एक्स माइल्स, एक्स माइल्स। ठीक है, एक्स माइल्स। अब यहाँ पर देखो लेस देन, ग्रेटर देन, बिटवीन, ये सब इनइक्वालिटीज के अंदर आते हैं। तो मैं पहले पिछले क्लासेस में इनइक्वालिटीज एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इनइक्वालिटीज को किस तरीके से लिखा जाता है। तो अब ए पार्ट में क्या होगा, ए पार्ट में कहते हैं कि दे हाइक्ड लेस देन 35 माइल्स। इसका हाइक के लिए हमने बता दिया कि एक्स माइल्स है, तो अब आपने आपने एक्स यूज करना है। तो आपने क्या कितना लिखना है कि लेस देन 35 माइल्स थी, मतलब उसने हाइक कितनी की, लेस देन 35 माइल्स, इस तरह से लिखना है आपने से। बी पार्ट में क्या कहते हैं, बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, यानी कि एक्स को दरमियान में रखें और बिटवीन है, दोनों तरफ इनइक्वालिटीज लगाएं। 55 और 35 ऐसे लिखेगा, छोटी वैल्यू हमेशा लेफ्ट पर आती है, बड़ी वैल्यू हमेशा राइट पर आती है। ठीक है। सी पार्ट में क्या कहते हैं, इक्वली 55 माइल्स, यानी कि सी पार्ट में क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 55 माइल्स, ये इसमें बिल्कुल इक्वल ये बता रहे हैं। ठीक है। डी पार्ट में क्या कहते हैं, मोर देन 55 माइल्स, तो डी पार्ट में क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन 55 माइल्स, इस तरीके से। तो इन पार्ट्स में सिर्फ आपने इसको इस तरीके से लिखकर बताना था। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं, फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट्स काउंसिल परचेज 42 बलून्स। ठीक है, 42 बलून्स खरीदे, कितने रुपीज में, 1.85 रुपीज ईच, हर बलून 1.5 रुपीज का आया है, और टोटल 42 बलून्स खरीदे। व्हाट इज द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बलून्स। बिल्कुल सिंपल है, 42 बलून्स खरीदे, एक बलून इतने का है, तो आपने लिखना है कि टोटल अमाउंट पेड, ठीक है, कितना आएगा, 42 मल्टीप्लाई बाय 1.85। तो इससे जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा रुपीज में कितना, टोटल आंसर इसका आ जाएगा 77.7 रुपीज, 77.7 रुपीज। ठीक है, ये हमारे पास इसका टोटल आंसर आ गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं कि अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे हम क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। ठीक है, रेक्टेंगुलर बैनर एक इन्होंने बनाया है, यहाँ पर बना लेते हैं, इस तरीके से रेक्टेंगुलर बैनर बनाया है। ठीक है, 4 यार्ड लॉन्ग है, 4 यार्ड, इसका इसके जो यहाँ पर है 4 यार्ड है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, दे पेड 3.75 रुपीज पर यार्ड फॉर द फैब्रिक एंड 9 रुपीज फॉर द फर्म टू गो अराउंड द बैनर, 10 यार्ड पेरीमीटर्स। ठीक है, यार्ड का पेरीमीटर बताया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ यार्ड कितना है, पेरीमीटर ऑफ बैनर, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ बैनर कितना बताया है, ये बताया है 10 यार्ड्स, ये है टोटल 10 यार्ड्स का। ठीक है, ये 10 यार्ड्स का टोटल इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब ये है कि टोटल इसकी लेंथ क्या है, मतलब इसकी जो अब बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, क्या कहते हैं, व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर। अच्छा, अब हमें एक साइड पता है 4 यार्ड है और पेरीमीटर भी पता है, तो पेरीमीटर का हम फॉर्मूला लिखते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला है कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ
प्लस ब्रेथ कह लें या लेंथ प्लस विड्थ कह लें, कुछ भी कह लें, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास कितनी है, हमें पेरीमीटर दिया है 10 यार्ड्स, 2 अपनी जगह पे रहेगा, लेंथ हमें दी है 4 यार्ड्स की, विड्थ हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आप चाहो तो इसको पूरा लिखो, लेंथ प्लस विड्थ, सही है। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशंस की तरह। ये 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 8, और 2 मल्टीप्लाई बाय W हो जाएगा 2W, ठीक है। इस 8 को इस साइड पर लेकर आ जाए। अच्छा, हमने पीछे पढ़ा था कि जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं वो सिमेट्रिक चूंकि होती है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2W प्लस 8 इज इक्वल टू 10, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 2W को इधर ही रहने दें, 8 को वहां लेकर चले जाएं, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर मैं सॉल्व करती हूँ, 2W इज इक्वल टू 10 माइनस 8, इससे हमारे पास आ जाएगा 2, और W की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 2 से 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विड्थ है वो कितनी हो गई है, ठीक है, विड्थ हमारे पास हो गई है 1 यार्ड की, 1 यार्ड की विड्थ है, ठीक है। इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं, शू फैक्ट्री हैज एन एसेट ऑफ 20 लाख फॉर ऑफ विच 3/5 इज द कैपिटल, यानी कि इसका टोटल एसेट इतने हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे एसेट इतने हैं, टोटल 20 लाख ही बनता है ना, हाँ यस 20 लाख, ठीक है। और 3/5 जो है वो इसका कैपिटल है, यानी कि इसका 3/5 ऑफ दिस, और रेस्ट जो है वो डेबिट है। अब ये कहते हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेबिट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एसेट टोटल इतना है। अच्छा, एसेट किस चीज से बनता है, कैपिटल और डेबिट को मिलाकर एसेट बनता है, तो एसेट जो है वो इतना है। कैपिटल कितना है, कैपिटल इन्होंने बताया है कि कैपिटल है 3/5 ऑफ टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स कितने हैं, अच्छा रुपीज साथ जरूर लिखें, यूनिट साथ जरूर लिखा करें, ठीक है। इससे पिछले क्वेश्चंस में भी अगर मैंने कहीं यूनिट नहीं लिखा तो वो आप जरूर लिखें। अच्छा, ऑफ जो है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसकी जगह हम मल्टीप्लाई लिख देंगे, और इसे जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1200 और 000, ऐसे, ये हमारे पास अमाउंट आ गया, ठीक है, ये कैपिटल अमाउंट आ गया। अब डेबिट कैसे निकालेंगे, एसेट टोटल इतना है, उसमें से कैपिटल इतना है, तो बाकी जो बचेगा, रेस्ट उन्होंने कहा रेस्ट इज डेबिट, तो इसका मतलब बाकी जो बचेगा वो अब डेबिट है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो डेबिट किस तरह से निकालेंगे, डेबिट के लिए हम क्या करेंगे, जो एसेट अमाउंट है, यहाँ पर आप चाहो तो फॉर्मूला लिख लो, एसेट माइनस कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम एसेट का अमाउंट लिखते हैं, यहाँ पर हम कैपिटल का अमाउंट लिखते हैं, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से वैल्यू हमारे पास आती है 800,000, ये हमारे पास टोटल डेबिट अमाउंट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, वर्ड प्रॉब्लम को देखकर आप लोग ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये कहते हैं कि वर्ल्ड लोवेस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 years was recorded as -89.2 सेंटीग्रेड, ठीक है। और ये अंटार्कटिका का कोई भी रीजन है उसकी वैल्यू बताया हुआ है, और ये इन्होंने डेट बताई हुई है कि इस डेट पर ये टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल्स, अच्छा फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल का यहाँ पर फॉर्मूला इन्होंने बताया हुआ है। अगर नहीं भी बताया तो ये कोई फॉर्मूला याद करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप इस फॉर्मूले को याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 9, सही है, क्वेश्चन नंबर 9। ये फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला बताया 9/5 C + 32, तो पहले फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्या है, 9/5, तो हम लिखेंगे 9/5, C की जगह C की वैल्यू लगाओ जो दी हुई है, -89.2, -89.2, ठीक है, और +32, सही है। तो इसे जब आप कैलकुलेट कर लेंगे, किस तरह से कैलकुलेट करना है आपने, आपने पहले 9/5 को डिवाइड करना है, कैलकुलेटर चूंकि अलाउड होते हैं तो डायरेक्ट आपने कैलकुलेटर में सारा करना है, एक एक वैल्यू को ऐड सब्ट्रैक्ट बच्चों की तरह आपने नहीं करना। कैलकुलेटर में आप टाइप करेंगे 9/5 इक्वल कर देंगे, आंसर आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे -89.2 से, ठीक है। तो -89, वैसे 9/5 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.8 आता है, तो 1.8 को -89.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो वैल्यू आएगी उसको आप 32 के साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू आ जाएगी 128
0.56, ये वैल्यू आपके पास है, ये फ़ारेनहाइट है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि केल्विन में बताना है, तो केल्विन में बताएंगे तो केल्विन का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, केल्विन को यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। K इज इक्वल टू सी, तो सी जो है -89.2 है और +273। इसे जब आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास टोटल वैल्यू जो आपके पास आएगी 183.8 आ जाएगी, 83.8 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह की जो भी कैलकुलेशन होती है भले बहुत केयरफुली किया करें, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आप बारी बारी भी कर सकते हैं। यानी कि 9/5 को पहले 1.8 लिखें, फिर मल्टीप्लाई बाय -89.2 लिखें, फिर +32 लिखें और फिर टोटल वैल्यू जो आंसर आ रहा है वो लिखें। ठीक है, ध्यान से केयरफुली आपने करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहते हैं, अ कंपनी was penalized by the government act for लो क्वालिटी प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि पेनल्टी लगी है किस वजह से, किसी भी कंपनी के ऊपर लो क्वालिटी प्रोडक्शन वो लोग दे रहे थे तो पेनल्टी लगा दी, मतलब जुर्माना हो गया। इफ द कंपनी हैज 3 शेयर होल्डर्स, फरा, मरियम एंड तहरीम, इन्वेस्टिंग इन द रेशो 1:2:3, ये इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, एंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज दिस, ये पेनल्टी लगाई है गवर्नमेंट ने इनके ऊपर, ये पॉइंट है। ठीक है, ये पेनल्टी लगी है। फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच 3 शेयर होल्डर्स। अब आपने ये बताना है कि कितनी पेनल्टी, क्योंकि सबके शेयर्स अलग अलग है ना, सबसे ज्यादा शेयर्स तहरीन के हैं, फिर उससे कम शेयर मरियम के हैं, फिर उससे कम शेयर फरा के हैं, तो उसी हिसाब से पेनल्टी का अमाउंट भी ये लोग पे करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, फरा का, मरियम का और तहरीम का अलग अलग पेनल्टी अमाउंट फाइंड आउट करेंगे कि कितना उन्हें पे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम टोटल शेयर्स फाइंड आउट करेंगे। टोटल जो शेयर्स हम इनके बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, वो 1+2+3, तो इसकी वैल्यू आती है 6। ठीक है, टोटल 6 शेयर्स हैं। ठीक है, तीनों के मिलाकर, जिसमें से फरा का 1 है, मरियम का 2 है, तहरीम के 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं मरियम का। तो आपने लिखना है कि पेनल्टी पीई है। ठीक है, पेनल्टी पेड बाय मरियम। अच्छा, मरियम कितनी पेनल्टी पे करेगी, आपने क्या करना है, इक्वल टू, कितना है इसका शेयर 1 है तो 1, और टोटल शेयर कितने 6, तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय जो पेनल्टी का टोटल अमाउंट है 456 और 868, 456,868। अच्छा, यहाँ जगह काफी कम है, मेरे ख्याल में मुझे ऊपर लिखना चाहिए इसको। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर लिखती हूँ, यहाँ लिखते हैं इसे। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/6 मल्टीप्लाई बाय, कितने रुपीज हैं पेनल्टी का अमाउंट, वो ये है 456,868। बहुत केयरफुली लिखना है, जब बड़ी वैल्यूज होते हैं तो उनको बहुत केयरफुली लिखना पड़ता है। इज इक्वल टू, इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय दिस, जब आप 1/6 मल्टीप्लाई बाय दिस जब आप करेंगे, अच्छा 1/6 के बाद उस आपने, आप, अब मुझे नहीं पता आपके पास कौन से मॉडल का कैलकुलेटर होगा, तो 1/6 करके, यानी कि 1/6 करके आपने इक्वल प्रेस कर देना है। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई बाय जो वैल्यू है वो करना है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा, अच्छा ये फरा का है, सॉरी, पहली वैल्यू फरा की है, 1 फरा का है। ठीक है, इसको इसको ठीक करते हैं, ये फरा है, मरियम का नहीं है ये, सॉरी, ये फरा का अमाउंट है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं फरा, फरा। ठीक है, तो आपके पास जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है इस तरह से, रुपीज लिखेंगे हम यहाँ पे, और क्या है, 76,144। पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं तो उनको मैं राउंड ऑफ करके लिख लूँ 83। ठीक है, जब भी आपने किसी करेंसी का बताना है तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल आप लेते हैं, 0.83 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पेनल्टी पेड बाय फरा हो गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, पेनल्टी पेड बाय मरियम। तो हम यहाँ लिखेंगे पेनल्टी पेड बाय मरियम। मैं मरियम का सिर्फ एम लिख रही हूँ, आप लोग कंप्लीट लिखेगा। मरियम का टोटल शेयर्स 2 है, तो 2 और जो टोटल शेयर्स इनके बनते तीनों के वो 6 बनते हैं, मल्टीप्लाई बाय टोटल जो पेनल्टी अमाउंट है जो गवर्नमेंट ने इन्हें पे करने को कहा है वो इतना है 0.97। इसे जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाती है, यहाँ पर लिखेंगे रुपीज, और यहाँ आते हैं 152। जाहिर है इसके शेयर ज्यादा हैं तो इसकी पेनल्टी अमाउंट भी ज्यादा होगी, 289
0.66 राउंड ऑफ करके लिखने 657 आ रहा है तो मैं 0.66 लिख रहा हूँ, राउंड ऑफ करना। आई होप कि आप लोगों को राउंड ऑफ करना आता होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, पेनल्टी पेड बाय तहरीम, तो हम यहाँ लिखेंगे पेनल्टी पेड बाय तहरीम। ठीक है, पेनल्टी पेड बाय तहरीम हम देखते हैं। अब तहरीम ने कितनी पेनल्टी पे करनी है, तहरीम ने जो पेनल्टी पे करनी है वो है टोटल, इसका जो शेयर है वो इतना है तहरीम का, और तीनों का शेयर मिलाकर 6 बनता है, तो इसके 3 है, सॉरी 3। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय इस इतना अमाउंट जो है गवर्नमेंट ने पे करने को इन्हें कहा है। ठीक है, इसे जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास जो टोटल अमाउंट बन रहा है वो 228। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक हो तो उसे करेक्ट कर लें। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कोई मिस्टेक अगर आ गई, और पॉइंट के बाद 485 आ रहा है तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 49 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है।